हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीत कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। इस वीक हम सितंबर के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स हमारे पास हैं, जिसके अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम इस फर्स्ट एक्चुअली ये वीडियो जो है वो थ्री सीरीज़ में ये जो वीडियो सीरीज़ है वो 3 एपिसोड्स में आता है। आपको पता है कि हर वीक हम 3 एपिसोड अपलोड करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स हम कवर करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सॉरी, मुझे थोड़ी सर्दी है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है मुझे, सो प्लीज़ डोंट माइंड दिस थिंग। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो जैसे अगर एक ब्रीफ आइडिया देना चाहूँ आप लोगों को कि करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो अगर इंटरनेशनल देखें तो यूएन और यूएन से रिलेटेड दूर दूर तक भी कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है यूएन या उससे रिलेटेड, सो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यूएस, चाइना, ठीक है ना। उसके बाद अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ हो रहा है ऐसे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, देन रशिया, देन पाकिस्तान। ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो इन सब का एक ट्रैक रखें कि यहाँ पे इस फील्ड में क्या चल रहा है। नेशनल लेवल पे देखें तो ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, पर उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पीपल एट लार्ज को काफ़ी अफेक्ट करती हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। टॉपिक सेम है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, इकोनॉमी से रिलेटेड होना चाहिए। इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कुछ हम देखें तो उसमें आरबीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आरबीआई से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो उसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के बहुत ही हाई चांस होते हैं। ठीक है, सॉरी। देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य यानी कि फिश, ठीक है ना, तो वो फिश से रिलेटेड है। फिशरीज़ को गवर्नमेंट जो है काफ़ी प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फ़िश को, राइट। कि हम ऐसा गवर्नमेंट का मानना है कि अगर हम फ़िश को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो काफ़ी बढ़ेगा, वो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। दैट्स वाई ये मत्स्य संपदा योजना है। ब्रोकन राइस अभी काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, तो ब्रोकन राइस के बारे में हम कुछ समझेंगे। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब अफ़गानिस्तान, राइट, जब अफ़गानिस्तान के अंदर जो टर्मोइल चल रहा था और यूएस का इंटरवेंशन था वहाँ पे, जब यूएस वहाँ से बाहर निकला, तो नाउ जो नया बैटल ग्राउंड है वो इंडो पैसिफिक है। ठीक है, इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक कहते किसको है? तो सपोज़ ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसे इस एक बड़ा सा ऐसे चाइना है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे जापान है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है ऐसे बीच में, राइट। ये हमारा पैसिफिक ओशन है। ओके, ये ऐसे यहाँ पे इंडिया है, राइट, यहाँ पे चाइना है, यहाँ जापान है, ऊपर यहाँ पे रशिया है, ठीक है ना। ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे इस तरफ यूएसए है, मतलब नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे इसके साउथ अमेरिका है, ठीक है ना, राइट। यहाँ पे पनामा कनाल है, ऐसा है कुछ। फाइन। तो अभी क्या है, ये जो एरिया है, मतलब ये पैसिफिक, ये यूएसए हो गया, ये एरिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज, जैसे जापान हो गई, इन सब कंट्रीज़ का जो एक मिला जुला जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन या फिर इंटरेस्ट है इस रीजन में, पैसिफिक रीजन में, उसको कहते हैं इंडो पैसिफिक। पहले ये इंडो पैसिफिक ऐसे एक जोग्राफिकल सेंस में इसको यूज़ करते थे, पर अभी इसको मिलिट्री सेंस में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि चाइना, साउथ चाइना सी भी यहीं पे पैसिफिक ओशन में ही है, ठीक है ना। तो साउथ चाइना सी में जो चाइना का इंटरेस्ट है, उसकी वजह से इंडो पैसिफिक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। और यूएसए का जो, यूएसए इज़ वर्ल्ड पावर, राइट, और यूएसए का एक ही कॉम्पिटिटर है विच इज़ चाइना। रशिया तो है, पर रशिया तो अभी हमेशा से चाइना, चाइना जो है वही यूएसए को कल को अगर एक सुपरसीड करेगा, वो चाइना ही है, ठीक है। तो इसलिए चाइना और यूएसए का जो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ये चाइना के ही बैकग्राउंड में है, बैकड्रॉप ऑफ चाइना, ये जो न्यूज़ है वो। देन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये तो फ्यूचर, आई मैं जितने भी बार वीडियो बनाता हूँ या क्लासेस में भी इसको डिस्कस करता हूँ, तो आई ऑलवेज टेल कि दिस इज़ फ्यूचर, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल यही फ्यूचर है, क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो जो हमारे पास जो बचेगा नेक्स्ट वो चीज़ जो है वो यही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है। देन ऑपरेशन गियर बॉक्स, ये तो एक ऐसे नेशनल लेवल पे करंट न्यूज़ है। देन बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो बायोस्फीयर रिजर्व तो ऑब्वियसली है उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, राइट। इसके अंदर कुछ जो फैक्ट है वो हमें पता होनी चाहिए।
सबसे पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है और यूनेस्को क्या है। यूनेस्को जैसे जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ, ठीक है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ह्यूमन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैपिटल है इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ। मतलब एक बहुत ही बड़े लेवल पे लॉस हुआ, ठीक है। लोग जो जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो वर्ल्ड वाइड लीडर्स थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू जो लड़ाई की और जीते या हारे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वर्ल्ड वॉर टू हुआ क्यों, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ दोबारा ना हो उसके लिए उन्होंने सोचा कि हम पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाएं ताकि लड़ाई ईजिली ना हो, ठीक है ना। और आप समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब जापान, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के एंड में ही जापान पे जब बॉम्ब गिरा दिया गया, एटमिक बॉम्ब, तो उससे किस लेवल पे जो ह्यूमन लाइफ्स की जो लॉस हुई है वो दैट इज़ अनपैरेलल, है ना। वैसा पैरेलल तो है नहीं हमारी पूरी हिस्ट्री में। जितना हिस्ट्री हमारी डॉक्यूमेंटेड है, पीछे की हिस्ट्री का तो हमें पता नहीं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि इनका जो यूनेस्को का जो मेन पर्पस है वो ये है कि पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, जो जो मेन फंडामेंटल पर्पस है ये। उसके लिए इन्होंने क्या चीज़ चूज़ किया कि कल्चरल चीज़ें जो हैं अराउंड द वर्ल्ड उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है ना। पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, उसके बारे में एक कल्चर को के बारे में दूसरे कल्चर के लोगों को पता हो। तो इसके अंदर फिर एजुकेशन भी इन्होंने जोड़ दिया। साइंटिफिक कल्चरल, ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें बाद में फिर जुड़ गई। तो ये है यूनेस्को का काम। अब ये क्या करती हैं कि जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गई या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, उन सबको जो कंजर्व करने का काम है दैट इज़ द वर्क ऑफ यूनेस्को, राइट। तो अब हम देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स क्या हैं। अब जैसे इंडिया के अंदर 40 यूनेस्को साइट्स हैं, ठीक है ना। अब यूनेस्को क्या करती हैं कि दो तरीके की, इनफैक्ट तीन तीन तरीके की इन ये रिकॉग्निशन देती है हेरिटेज साइट्स को। फर्स्ट तो है वो नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल तो आप समझते हैं कि जैसे फॉरेस्ट हो सकता है, हिल हो सकता है, ठीक है ना, कोई केव हो सकता है, ये सारी ऐसे जो नेचुरल है जिसको हमने नहीं बनाया, ये नेचुरल है। उसके बाद है मैन मेड, ठीक है ना, जो कि कल्चरल हम कहते हैं, तो ये मैन मेड है। अब जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है ना, कोई टेम्पल हो गया, ठीक है। अब लोग तो कहते हैं कि ताजमहल भी पहले टेम्पल ही था, पर ठीक है हम उस पर नहीं जाएंगे। पर ये कल्चरल हो गया। और एक मिक्स्ड है कि कल्चरल और नेचुरल दोनों हो। तो हमारे पास टोटल 40 हैं, जिसमें से 32 जो है वो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, 7 जो है वो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। 1 जो है वो मिक्स्ड है, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, ठीक है ना। सिक्किम एंड असम में भी इसका कुछ एरिया है, आई थिंक। यस, असम में भी इसका एरिया है, सिक्किम में भी है, दोनों। सिक्किम प्लस असम में यहाँ पे लिख देता हूँ। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा ठीक से, मुझे इसका कलर चेंज करना चाहिए, सॉरी। तो सिक्किम और असम में जो इसका एरिया है, तो वहाँ पे एक हमारा मिक्स साइट है, 7 जो है वो नेचुरल साइट है और 32 जो है वो कल्चरल साइट है। तो ये सब मिला करके जो हो जाता है 40 हो जाते हैं, राइट। तो जो सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज किया था फर्स्ट टाइम 1983 में, 1983 में वो 5 थे: ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ताजमहल जो है वो कल्चरल है, आगरा फोर्ट भी कल्चरल है, अजंता केव्स जो है ये भी कल्चरल ही मान सकते हैं क्योंकि अजंता केव भी लोगों ने ही बनाया था, एलोरा केव्स भी लोगों ने ही बनाया, तो ये सारे कल्चरल है, ठीक है ना। इसमें कोई भी नेचुरल साइट नहीं है और ना ही कोई मिक्सड है। तो ऐसे 5 जो हैं, 1 2 3 4 ही हुए, 1 2 3 4, हाँ 4 ही हुए। फर्स्ट टाइम हमने 4 को रिकॉग्नाइज किया। जो लेटेस्ट एडिशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि हरप्पन सिटी ऑफ धौलावीरा जो 40th साइट है, ठीक है, वो 2021 में रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड ककातिया रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल, ये 39th साइट है। जो इससे जो क्वेश्चन आने के चांसेस इस टॉपिक पे काफ़ी हाई है क्योंकि ये मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हमारे 2 नए एडिशन हुए हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है कि जो कंट्रीज़ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा किस कंट्री में हेरिटेज साइट्स हैं। तो फर्स्ट जो है वो 58 है, राइट, इटली के अंदर। देन चाइना के अंदर 56 है, जर्मनी के अंदर 51 है, फ्रांस के अंदर 49 है और इंडिया के अंदर 40 है। इंडिया का 6th नंबर है वर्ल्ड में। अब आप एक चीज़ सोच के देखो कि एक इटली कितनी छोटी सी कंट्री है, उसका जो टोटल एरिया होगा आई थिंक वो राजस्थान से तो छोटा ही होगा, यूपी से भी छोटा होगा, राइट। तो आप समझिए कि इटली के अंदर 58 साइट्स हैं। पर इंडिया के अंदर इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया और इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारे पास सिर्फ 40 हेरिटेज साइट्स है। तो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक एक लैक ऑफ अप्रोच है कि हमने इतने सारे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, रिकॉग्निशन नहीं लिए हैं, हमारे पास सिर्फ 40 है। और इतनी बड़ी हिस्ट्री होने के बावजूद हमारे पास जो भी पेगन रिलीजियस जो लोग हैं, ठीक,
क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जब जितने भी पेगन्स थे, आइडल वर्शिपर्स थे, वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं अराउंड द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया के अंदर वो लोग बचे हुए हैं, और इंडिया ही एक ऐसी कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन है जो कि स्टिल सर्वाइविंग है, क्योंकि जो हमारे पास मेसोपोटामिया है और चाइना की जो सिविलाइजेशंस है, ये सारी जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी, ये ख़त्म हो चुकी है, राइट। यहाँ पे वो पुराने लोग नहीं रहे हैं, अब वहाँ पे दूसरे लोग हैं, और उनकी कल्चर बिल्कुल ही अलग है पहले के कल्चर से। तो हमारे पास इतनी बड़ी कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन होने के बावजूद हमारे पास सिर्फ 40 ऐसे साइट्स हैं। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए, राइट। इंडिया के अंदर इंडिया का जो नंबर है वो 6th है, ये इंडिया वर्ल्ड के अंदर हेरिटेज साइट्स के नंबर में, क्योंकि फ्रांस का 49 आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, एक और कोई होगा इसके बाद, एंड देन इंडिया इज़ एट 6th पोजीशन। ये सारी डेटा आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ये मैप है जिसके ऊपर हमने दिखा रखा है कि अराउंड इंडिया की कितने सारे हेरिटेज साइट्स है और कौन सी स्टेट्स में कहाँ कहाँ पे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। मत्स्य मतलब कि होता है फिश, और संपदा मतलब होती है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जितना मैं समझता हूँ। संपदा का मतलब प्रॉपर्टी, योजना तो स्कीम होगी, ठीक है। इसका टारगेट है कि फिशरी सेक्टर को काफ़ी इम्प्रूव करना है, ताकि एक्सपोर्ट कर पाएँ हम मछलियों का बहुत ज़्यादा, राइट। आत्मनिर्भर भारत का एक ये पार्ट है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही है कि हम इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, और इंडिया में प्रोडक्शन उन चीज़ों की करें जो हम मोस्टली या तो इम्पोर्ट करते हैं, या प्रॉपरली एक्सपोर्ट नहीं करते, तो हम उसको एक्सपोर्ट के डायरेक्शन से, एक्सपोर्ट के इंटेंशन से बनाएं। जैसे गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और आप देख रहे हैं कि हम तेजस को भी बेचने की बात कर रहे हैं, राइट। हम तेजस बेच रहे हैं, तेजस यूएस खरीदने वाला है, ठीक है, क्योंकि यूएस के पास बड़े जहाज़ हैं और उनके पास छोटे जहाज़ नहीं है जो सस्ते हो, और हमने बहुत सस्ते और छोटे जहाज़ बनाए हैं, तो यूएस उसको खरीदेगा। फिलीपींस भी उसको खरीदने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है। हम ब्रह्मोस बेचने वाले हैं। तो ये सारे सब आत्मनिर्भर भारत की बात है, और मेक इन इंडिया भारत की ही बात हो रही है, राइट। सो इसमें फिशरमैन को क्या क्या दिया जाएगा? फाइनेंशियल कवर दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, और किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, और किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड एक किसानों को दी जाने वाली क्रेडिट कार्ड होती है, जिससे वो कुछ 25,000 या 50,000 ऐसा कुछ लिमिट होता है जितना वो क्रेडिट जो है अवेल कर सकते हैं बैंक से, और उसको किसानों को किसी मनी लेंडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। जो मोटो है वो PMMSY का, वो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये इसका मोटो है, विच इज़ इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के कैची क्वेश्चंस, ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं कि मोटो क्या है PMMSY का, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इसका मोटो है। जो चीज़ें जो दी जाएंगी फिशरमैन को, वो इंश्योरेंस कवर, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड किसान क्रेडिट कार्ड दी जाएंगी। इसका जो बजट है वो 50 करोड़ है ये 1 साल का, लेकिन 20,000 करोड़ है ये देना है इसको 5 साल के अंदर। हम आगे देखेंगे आगे वाली स्लाइड में। इम्प्लीमेंटेशन की अगर देखें तो इसके 2 पार्ट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन की। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, 2 सेपरेट इसके कंपोनेंट है। फर्स्ट है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब पहले मैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम यहाँ पे डिटेल कर देता हूँ कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, राइट, उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा स्टेट्स के अंदर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी चीज़ तो सिर्फ सेंटर में बैठती है, पर उसका रूल जो है वो किसी स्टेट पे तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन, फंडिंग, ये सारा कुछ काम है सेंट्रल सेक्टर सेंटर का, ठीक है। इसकी अपनी मशीनरी होगी, अपनी मैन पावर होगी, सब कुछ। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। स्पॉन्सर से ही समझ में आता है कि कुछ हेल्प मिलेगा सेंटर से, तो ऑब्वियसली हेल्प मिलता है, उसके लिए कुछ रेशियो होता है। जैसे प्लेन एरिया के लिए 50-50 है, हिली एरिया के लिए 90-10 का रेशियो होता है, यूटीज़ के लिए फुल 100% सपोर्ट होता है, यूटीज़ एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इस तरीके की शेयरिंग होती है खर्चे की। तो इसमें 2 तरीके की स्कीम, ये स्कीम के इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक पार्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। ये है हमारा किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है ना। इसको 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इससे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है फिश का, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसके प्रॉपर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेल, क्रेडिट जो भी है, सेल परचेज, उस सब के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयमेंट होगी और लोकल लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है इससे जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, क्योंकि इससे जो मैन पावर चाहिए हमारे को एजुकेटेड नहीं चाहिए, क्योंकि मछली पकड़नी है उसके लिए एजुकेटेड लोगों की क्या ज़रूरत है ना।
वो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग, गाँव में रहने वाले लोग, उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, दैट इज़ अ बिग थिंग। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो एक रिवर्स माइग्रेशन, जैसे गाँव से जो लोग आ जाते हैं शहरों में रहने के लिए, और शहरों में आप समझते हैं कि कितनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितनी हाई है, सैनिटेशन की कितनी दिक्कत होती है, पानी की कितनी दिक्कत होती है, पॉल्यूशन इतनी हाई है। तो अगर गाँव में अगर एम्प्लॉयमेंट मिलने लगे लोगों को, तो एक रिवर्स माइग्रेशन, मतलब जो लोग शहरों में रह के काम ढूँढ रहे थे, वो लोग गाँव में चले जाएँगे और वहीं पे उनको काम मिल जाएगा। तो दिस इनिशिएटिव इज़ वंडरफुल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन 20,000 करोड़ जो है वो 5 साल में सरकार इस पे खर्च करेगी, ठीक है ना? सागर मित्रा जो है एक हर कोस्टल विलेज जो है वहाँ पे एक सागर मित्रा होगा जो इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा, ये स्कीम को वहाँ पे, राइट? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। देन द नेक्स्ट टॉपिक है वो बैन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रोकन राइस, ठीक है ना? ब्रोकन राइस का मतलब ये होता है टूटी हुई राइस। वो होती क्या है, एक्चुअली तोड़ते नहीं इसको। होता क्या है कि जब राइस जो पैडी जो धान है, ठीक है ना, जो राइस हस्क्ड राइस है, हस्क्ड राइस है मतलब धान की जो पैदावार होती है, उससे जो ऐसे धान के दाने निकलते हैं, इसको क्या मिल्स में भेजे जाते हैं, ठीक है ना? और मिल्स में क्या करते हैं, इसका छिलका उतार के और राइस यहाँ से राइस ग्रेन जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे राइस के जो ग्रेन्स वो टूट जाते हैं, ठीक है? तो हमें मिलता है ब्रोकन राइस। अब इस राइस की कीमत तो ऑब्वियसली कम है, क्योंकि ब्रोकन राइस कौन खाना चाहेगा, है ना? तो गरीब लोग हैं वो खाते हैं, जिनको जो पैसा कम खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि राइस तो सेम ही है, बस वो टूट चुकी है, ठीक है? क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, बस वो दाना टूट चुका है, तो इसलिए उसकी कीमत कम हो जाती है। तो वो जो पुअर पीपल है वो खाते हैं। उसके बाद ये जो और भी उसके अंदर जैसे राइस जो है, एक कुछ राइस वैसे 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कुछ जो ऐसे 3-4 टुकड़े हो जाते हैं। तो जो महीन वाले होते हैं वो ऐसे पोल्ट्री फीड के लिए चला जाता है, ठीक है ना? सॉरी, पोल्ट्री फीड के लिए चला जाता है, ठीक है? उसके बाद और भी है, जैसे वाइन बनाने के लिए, उसके बाद बियर बनाने के लिए, इन सब में ये सारी चीज़ें जो है वो खर्च होती है। और ये एक्सपोर्ट भी होता है, दूसरी कंट्रीज़ को भी जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी इसकी डिमांड है। पर इंडिया ने उस एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, क्योंकि उसकी डिमांड इंडिया में ही ऑलरेडी है, और हमारे पास इस ब्रोकन राइस की कमी हो जाएगी इसलिए। और कमी क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो खरीफ सीज़न में धान जो है, पैडी जो है, वो खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ सीज़न में बुआई बहुत कम हुई है, इसके लिए अगले साल हमारे को इस स्कार्सिटी से झेलना ना पड़े, इसके लिए इसको बैन कर दिया गया है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, विच अमाउंट्स 40% ऑफ ग्लोबल राइस शिपमेंट्स। जितना पूरे इंडिया में जितना पूरे वर्ल्ड में राइस की शिपमेंट होती है, एक्सपोर्ट होता है, उसका 40% अकेला इंडिया करता है, राइट? और दूसरी कंट्री जो है, जो कंपीटिंग है, वो थाईलैंड है, वियतनाम है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, ये सारी जो वर्ल्ड के अंदर, चाइना भी है, ठीक है? तो ये सारे हैं ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि राइस एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे हैं, ठीक है? पर इंडिया इज़ एट द नंबर 1। देन सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रोकन राइस, तो आप समझते हैं कि ये वेरी यंग जो छोटे-छोटे जानवर होते हैं उनको खिलाने के लिए एनिमल एंड पोल्ट्री फीड के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। ब्रूइंग में हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि वाइन बनाने में, बियर बनाने में, ठीक है ना? अल्कोहलिक ड्रिंक में, उसके बाद डिस्टिल्ड में, कलरलेस ड्रिंक, ऐसे बहुत सारे ड्रिंक है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। देन राइस फ्लोर, जो उसके बाद बेबी फीड होती है, उसके अंदर बेबी फूड, और ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, इडली तो ऑब्वियसली इसी से बनने वाली है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी यूज़ है वहाँ पे ब्रोकन राइस की, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे राइस के दाने से नहीं, राइस ग्रेन से मतलब नहीं, हमें उसके पाउडर फॉर्म से फ़र्क पड़ता, उसके हम उसको यूज़ करते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइस ब्रोकन से आए वो राइस या फिर सॉलिड राइस से आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक चार्ट है जिसमें ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट्स ओवर द ईयर। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ ब्रोकन राइस में अगर एक्सपोर्ट देखें चाइना सबसे ज़्यादा है, पर अगर ओवरऑल राइस की हम एक्सपोर्ट देखें उसमें इंडिया सबसे आगे है। तो ब्रोकन राइस में चाइना सबसे आगे है, देन सेनेगल है, देन वियतनाम, जिबूटी एंड इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो ब्रोकन राइस में बहुत आगे हैं, राइट? आपको ध्यान रखना है कि ब्रोकन राइस में चाइना सबसे आगे है, पर ओवरऑल राइस के जो एक्सपोर्ट है, जो लोग जो मतलब जो फुल राइस ग्रेन है, इसकी जो एक्सपोर्ट में इंडिया सबसे आगे है, राइट? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years? 2019 में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर तो अभी जस्ट मैंने मेंशन किया कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, ठीक है? तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाता है। देन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, अब इसमें जैसे जब कोरोना आया तो उस समय क्या हुआ कि पूरा सप्लाई चेन ही डिसरप्ट हो गया, ठीक है ना? और सप्लाई चेन डिसरप्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि चाइना वाज द मोस्टली अफेक्टेड, है ना? चाइना को सबसे ज़्यादा जो कोरोना है वो वहाँ पे फैला, मतलब ओरिजिन तो चाइना में ही था कोरोना का, राइट? तो चाइना से
जो पूरा सप्लाई चेन चाइना के साथ जो कनेक्टेड है वो बिल्कुल ही डिसरप्ट हो गया और पूरी दुनिया को इसको झेलना पड़ा। तो इसी से बचने के लिए लोगों ने ऐसा सोचा कि हम ओवरकम करेंगे, हम चाइना को ऐसे सर्कमस्क्राइब करके चाइना को क्रॉस करके हम चाइना में नहीं जाएँगे, हम उसको वहाँ से निकल के हम कहीं और ऐसे अपना एक्सपोर्ट या फिर प्रोडक्शन सेंटर खोलें, जहाँ की अगर च और ऊपर से चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, है ना? चाइना के अंदर पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है। अभी वहाँ पे एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, शी जिनपिंग का जो इलेक्शन मतलब वो प्रेसिडेंट थे, पर वो जहाँ वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है, नोबडी नोज़ कि कैसे इलेक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये इसका इसका जो बैकग्राउंड है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो ये वही है कि कोरोना और चाइना, ठीक है ना? इसके बैकग्राउंड में अगर हम कुछ देखना चाहें, जो किस बैकड्रॉप में ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये है कोरोना एंड चाइना, राइट? सॉरी। तो ये एक यूएस लेड इनिशिएटिव है और यूएस तो आप समझते हैं कि यूएस और चाइना की जो है वो काफ़ी टक्कर है कि यूएस चाहता है कि वहाँ यूएस चाहता है कि चाइना जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एक हब है, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ से चाइना को अगर हम बाहर निकाल दें तो चाइना को कमज़ोर किया जा सकता है। तो एक उससे भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना? तो ये 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हमने साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं और ये यूएसए है उसको लिया है इसमें। इसमें इंडिया एंड 13 कंट्रीज़ लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन आर इट्स मेंबर्स, ठीक है? जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम। ये सारी कंट्रीज़ इसके साथ मिल करके और इसको बनाया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। आपको ये माइंड करना है, ध्यान देना है कि इसमें रशिया कहीं भी नहीं है, ठीक है? तो रशिया इज़ नॉट हेयर। ऑब्वियसली अगर चाइना है, सॉरी यूएसए है, तो रशिया नहीं होगा। ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि यूएसए और रशिया का तो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, राइट? तो ये एक जस्ट एक सप्लाई चेन मैकेनिज़्म है, ठीक है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसके अंदर सप्लाई चेन रेजिलियंस मतलब चाइना के वजह से जो जो डिसरप्शन हुआ था वो ना हो दोबारा, इसलिए इसको बनाया गया है। क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब रहता है ये हर बार कुछ इस टाइप की चीज़ें ना जोड़ देते हैं ताकि उसको एक अच्छा सा नाम दिया जा सके। टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, ये सब रहेगा ही। फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, फेयर ट्रेड तो आप समझते हैं कि फेयर ट्रेड का मतलब ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि उसकी कॉस्ट क्या है और वो किस कॉस्ट से बेची जा रही है, गवर्नमेंट उस पर कितना सब्सिडी दे रही है किसी चीज़ पे, ये सारी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो फेयर ट्रेड का मतलब यही सब होता है, राइट? तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। आई हैव जस्ट मेंशन एट द स्टार्टिंग की हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज़ द फ्यूचर, ठीक है ना? मतलब फ्यूचर में अगर हमारे को ये सोचना पड़े कि एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है ना? तो दैट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसी से हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मतलब ही होता है कि H2O को इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमारे को H2 + O2 मिलेगा, ठीक है ना? इसी हाइड्रोजन को H2 जो है इसको हम यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ हाईली कंबस्टिबल, ठीक है ना? तो हम हाइड्रोजन को यूज़ कर लेंगे एज अ फ्यूल। जैसे अभी हम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो वो फॉसिल फ्यूल से आता है और फॉसिल फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसके लिए हमने उसको उसको हटा के और यहाँ पे हाइड्रोजन उसकी जगह पे लेना है, तो दिस इज़ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो अब ये इसमें जो न्यूज़ है कि जर्मनी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट, मतलब जर्मनी ने दुनिया की सबसे पहली ट्रेन चलाई है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से पावर्ड है, ठीक है ना? उसको पावर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से मिल रहा है। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रीच की है उस ट्रेन ने एंड 1000 किलोमीटर की ड्राई रन दी है उसने। तो मतलब एक बार उस कहते हैं कि एंड कैन रन अबाउट 1000 बिफोर, मतलब एक बार जो उसकी टंकी है अगर वो फुल कर दिया जाए तो 1000 किलोमीटर चलेगी बिफोर वो टंकी खाली हो जाए। तो ये सारी चीज़, तो हमें ध्यान में ये रखना है कि जर्मनी है वो फर्स्ट कंट्री जिसने अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे एक ट्रेन चलाई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज़ अ क्लीन एंड रिलायबल एंड क्वाइट एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ हाई एनर्जी, हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रिक सप्लाई देगा आपको, क्योंकि ये एक बैटरी की तरह होती है, ठीक है ना? इसमें क्या है, ऐसे एक बैटरी की तरह होगी ऐसे, और यहाँ पे इसके अंदर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके रखे होते हैं, ठीक है? और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से रिएक्शन होगा और यहाँ से आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ऑब्वियसली। और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिल के सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2 एंड O2 मिल करके, O2 एक्चुअली इससे लेता नहीं है, O2 आता है बाहर से एटमॉस्फेयर से, ठीक है ना?
तो यहाँ से हाइड्रोजन होगा इस सेल के अंदर। ये हाइड्रोजन H2 प्लस O2 मिलके आपको जो बाई प्रोडक्ट होगा वो H2O मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट हो जाएगी जो आपको करंट प्रोवाइड करेगा, और उससे आप इलेक्ट्रिक कार्स चला सकते हैं। तो ये काफ़ी एक तो ये काफ़ी क्वाइट होगा क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होगा, ठीक है, कोई इंजन नहीं है, क्लीन है क्योंकि इससे जो ओनली बाई प्रोडक्ट है वो H2O है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो कई प्रकार के, उसके कई टाइप्स हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स अगर हम देखें हाइड्रोजन फ्यूल सेल की, तो एक तो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ही जैसे ग्रीन वर्ड आ जाए, मतलब उसका सोर्स जो है वो रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जैसे कि मतलब हाइड्रोजन एक्वायर करने के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ही तो है, ठीक है ना। इसमें ये फ्यूल सेल है, इसके अंदर H2 भरा हुआ है, पर ये H2 जहाँ से आ रहा है उसको भी तो एनर्जी चाहिए होगी H2 निकालने के लिए। उस एनर्जी के वो एनर्जी का सोर्स अगर रिन्यूएबल है तो इस हाइड्रोजन का नाम ग्रीन एनर्जी होगा। अगर उसी एनर्जी ऑफ सोर्स जो इस हाइड्रोजन को एक्वायर करने के लिए खर्च हुआ है वो अगर कोल से लिया गया है तो वो ब्राउन हाइड्रोजन होगा। अगर वो नेचुरल गैस से लिया गया है तो ग्रे होगा। और ब्लू होगा तब जब नेचुरल गैस से ही होगा, पर जो एमिशन होगा, जो CO2 का एमिशन होगा, उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके या तो कार्बन कैप्चर कर लिया जाएगा या स्टोरेज में कहीं पे दबा दिया जाएगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो इसका मतलब होता है कि सपोज़ कहीं कोई फैक्ट्री है, उसका ये एग्जॉस्ट है, यहाँ से CO2 निकल रहा है, यहाँ पे नीचे फैक्ट्री है, तो इस CO2 को आप एब्जॉर्ब कहीं इसको कैच करके और कहीं पे सपोज़ किसी गैस फील्ड में, ठीक है ना, जो यूज़ हो चुका है, FIELD यूज़ हो चुका है, वो यूज़ में नहीं, कोल सीम, इन सब चीज़ जो जो कोल सीम है उसके अंदर जो अब यूज़ में नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके आप इसको उसमें भर दीजिए और फिर उसको पैक कर दीजिए गैस फील्ड को या फिर कोल सीम को, तो ये सारा कार्बन उसमें दब जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। तो इसको कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन, अगर हमने ऐसा किया है तो ये 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हमने देख लिया है, राइट। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। तो इसमें क्या अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, वाटर हो गया, एंड पेरोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। तो अभी हमने जस्ट देखा कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन होता है और एटमॉस्फेयर से ये O2 लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और ये रिएक्शन करके हमें H2 प्लस O2 यहाँ से हमें दे देगा H2O, ये बाई प्रोडक्ट होगा। तो हमारे को जो एग्जॉस्ट से निकलेगा वो सिर्फ वाटर वेपर निकलेगा, ठीक है, यानी कि H2O निकलेगा। देन ऑपरेशन गियर बॉक्स है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इन लोगों ने क्या क्या दिमाग लगाया। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरा खुद का दिमाग बिल्कुल ऐसे हिल गया था कि लोग कितना दिमाग लगाते हैं, और कस्टम वाले तो इससे ज़्यादा ही जानते हैं। मैंने जस्ट एक यूट्यूब पे एक वीडियो में देख रहा था, उसमें लोग गोल्ड कैसे ला रहे थे टॉफ़ीज़ में, टॉफ़ी के रैपर्स में, वहाँ पे टॉफ़ी थी, टॉफ़ी के ऊपर में ऐसे गोल्ड फॉइल्स, ठीक है ना, गोल्ड की पतली पतली फॉइल्स थी, उसके ऊपर टॉफ़ी के ऊपर रैप करके ऊपर से ये टॉफ़ी का रैपर वापस से लपेट के और उसको बहुत सारे रखे हुए हैं। अब मतलब कस्टम वालों को सब पता है कि लोग कहाँ कहाँ पे सोना छुपा के ला सकते हैं। वो उसको स्कैन कर रहे थे, उसके अंदर से वो गोल्ड फॉइल्स निकाल रहे थे। तो यहाँ पे वैसे ही ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स में क्या है कि ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए ड्रग्स पेडलिंग में लोग गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। एक पुरानी सी गाड़ी होगी, उसके अंदर वो वाला गियर बॉक्स जो है उसको हटा करके, उसके अंदर से जो पार्ट्स है उसको हटा के उसमें ड्रग्स डाल के और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको कहते हैं और उसी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाई गई थी। किसके द्वारा? तो आई थिंक ये CBI ने चलाया था, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस लॉन्च्ड ऑपरेशन गियर बॉक्स, ठीक है ना। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने चलाया था ये। और गियर बॉक्स किस लिए है? क्योंकि वो ड्रग्स को पकड़ने के लिए है, ठीक है, क्योंकि गाड़ियों में ड्रग्स भर करके क्रिएटेड कैविटी एंड गियर बॉक्सेस व रीफिटेड टू अवॉइड डिटेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से गियर बॉक्स में ड्रग्स को डाल करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ड्रग्स इंडिया सीन ऐसा है कि इंडिया जो है, आप इस मैप को देखें, इंडिया यहाँ है इंडिया, ठीक है। इंडिया के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ जो है वो, एक तरफ ये गोल्डन क्रिसेंट है, दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल है। तो ये दोनों जो है एक ड्रग सेंटर है, ठीक है ना, ये दोनों प्लेस जो है। अब गोल्डन क्रिसेंट जो है इसके अंदर ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो टेररिस्ट हैं वहाँ पे, जो जिहादी हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, उनका जो फंडिंग का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो ड्रग्स से आता है। अफगानिस्तान में भी सेम, अफगानिस्तान के जो जो तालिबान है उसको भी फंडिंग ड्रग्स से बहुत ज़्यादा मिलती है। देन ईरान है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ड्रग्स का कंजम्पशन है और इन सारी कंट्रीज़ के पास उनके सोर्स हैं
और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ऐसी है कि ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती, और ड्रग्स की वहाँ पे खेत मतलब जो जिस चीज़ से पॉपी वगैरह से उस जो ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो पॉपी की खेती वहाँ पे होती है। तो ये गोल्डन क्रेसेंट है हमारे वेस्ट में, और ईस्ट में हमारे यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें अब बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है। ये 4 कंट्रीज़ यहाँ पे हैं जो कि यहाँ पे भी ड्रग्स का काफ़ी, तो इंडिया में इसीलिए ईस्ट साइड से यानी कि ईस्ट साइड से और वेस्ट साइड से, तभी आप पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है ड्रग्स का, उसको आप पंजाब में देख सकते हैं, ठीक है। पंजाब में ड्रग्स की क्या हालत है, और केजरीवाल की सरकार है वहाँ पे, श्रीमान केजरीवाल जी, जिनकी सरकार है वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि अक्सर न्यूज़ में ऐसे आते रहते हैं कि एक बार देखा एक टीचर ऐसे ड्रग्स लेकर के ऐसे सड़क पे लुढ़क रही थी, कोई बंदा एक ऐसे ड्रग्स लेकर के बिल्कुल नशे में है और ऐसे सड़क पे लुढ़क रहा है, तो पंजाब की ये हालत है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स कितना कितना हार्मफुल हो सकता है किसी कंट्री के लिए और वहाँ के यूथ के लिए, राइट। तो ये चीज़ ड्रग्स के ऑपरेशन गियर बॉक्स है। देन बायोस्फीयर रिजर्व्स पे आते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया के अंदर कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है, कौन इसको रिकॉग्नाइज करता है, और भी कुछ सारे। तो इंडिया के अंदर जो है जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, अभी मैंने फर्स्ट इसका जो टॉपिक था इस लेक्चर का उसमें यूनेस्को की चर्चा की थी, वही यूनेस्को जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। जो प्रोग्राम जो है जिसके अंडर बायोस्फीयर रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो है मैब। मैब यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, क्योंकि मैन एंड बायोस्फीयर ये दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं इंसान बायोस्फीयर के बिना रह सकता है, ना ही बायोस्फीयर बायोस्फीयर तो इंसान के बिना रह सकता है, इंसान बायोस्फीयर के बिना नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो इसलिए वो कनेक्शन जो है उसको इंटैक्ट रखा जाए ताकि हमारा सर्वाइवल एज ए ह्यूमन बींग, हमारी सर्वाइवल जो है वो कंटिन्यूस रहे। इसलिए हमें बायोस्फीयर को प्रिजर्व करना, उसको सेफ गार्ड करना, ये हमारी ड्यूटी है। तो पर ऐसे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि एक कंट्री के बाउंड्री पे नहीं आती है, जैसे कि मूरा, द्रावा, दानूब, ये 5 कंट्रीज़ में फैली हुई है। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिसके ऊपर ये जो बायोस्फीयर रिज़र्व है वो फैला हुआ है। अब एक कंट्री के ऊपर नहीं है, तो इसको ऐसा कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी बॉडी चाहिए जो इन सबको देख-रेख कर सके, ठीक है? वो है यूनेस्को, और उसने एक प्रोग्राम चलाई है न मैप यानी कि एमएबी, मैप व्हिच मीन्स मैन एंड बायोस्फीयर रिज़र्व 1973-74 में, ठीक है? इसके अंदर वो बायोस्फीयर रिज़र्व्स को रिकॉग्निशन दिया जाता है। इंडिया जो है 1986 से बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज करवा रही है यूनेस्को के थ्रू। इंडिया हैज़ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है ना, जिसमें 12 जो है वो ऑलरेडी मैप प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, मतलब मैप से उसको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। पन्ना मध्य प्रदेश में जो है उसको 2020 में रिकॉग्निशन मिला है, जो कि लेटेस्ट एंट्री है बायोस्फीयर रिजर्व्स में, ठीक है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स में। तो पन्ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि लेटेस्ट एंट्री पन्ना है बायोस्फीयर रिजर्व्स में, विच इज़ इन मध्य प्रदेश, राइट। देन ये एक है मूराद्रावा दानूब, जो कि 5 कंट्रीज़ में है, और ये कंट्रीज़ देख कर के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यूरोप की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। देन ये उसके मैप का रिप्रेजेंटेशन है, मैप पे ये दिख रहा है कहाँ-कहाँ पे है, राइट। देन बायोस्फीयर हॉटस्पॉट्स भी है, ठीक है ना। अब हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या है कि उसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, तो वी हैव 2 पैरामीटर्स जिससे के थ्रू हम हॉटस्पॉट्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ पे 15 ऐसे स्पीशीज़ होनी चाहिए जो कि और कहीं पे ना हो। एंडेमिज़्म मतलब कि सिर्फ वैसी उसी लोकेशन में है और कहीं पे नहीं है, ठीक है ना। और 30% या उससे कम जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो थ्रेटेंड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स है, उनकी लाइफ को, उनके हैबिटेट को थ्रेट है। और एंडेमिज़्म है मतलब कि 1500 ऐसी स्पीशीज़ होनी चाहिए जो एंडेमिज़्म है, मतलब कि वो उस बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा और कहीं नहीं मिलती। एंडेमिज़्म का मतलब यही होता है। तो ये 2 पैरामीटर्स फुलफिल किए जाते हैं, और इन 2 पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 2 पैरामीटर्स एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि इंडिया के कौन 4 बायोस्फीयर हॉटस्पॉट्स हैं। पहला तो हिमालय के ऊपर है, हिमालयन रेंज में, ठीक है, जो वेस्ट से लेकर के ईस्ट, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ म्यांमार तक फैला हुआ है और यहाँ पाकिस्तान है। तो ये पूरा एरिया जो है हिमालय का, वो बायोस्फीयर हॉटस्पॉट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो स्पीशीज़ है वो एंडेमिक है वहाँ पे, मतलब वो और कहीं पे नहीं मिलती, ठीक है। अब उसके अंदर हम देखें, अगर इंक्लूड्स इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन एंड दैट फॉलिंग इन पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। इतनी सारी कंट्रीज़ इसके अंदर कवर हो जाती है जो हिमालयन हॉटस्पॉट है, ठीक है। उसके बाद एक इंडो बर्मा है, तो बर्मा तो आप समझ रहे हैं म्यांमार का जो एरिया है। अब इसी के अंदर नीचे आएंगे तो ये सेकंड वाला है, ये जो इंडो बर्मा है, राइट। तो बर्मा जो पहले बर्मा था पहले, अभी म्यांमार हो चुका है।
तो ये इंडो बर्मा है, तो ये सेकेंड हॉटस्पॉट हो गया। थर्ड के लिए हम जाएंगे, थर्ड के लिए सुंडालैंड है। सुंडालैंड है मतलब कि ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, और यहीं से ये एरिया जो दिख रहा है आपको, ये जावा इंडोनेशिया, ये एरिया जो है वो इसके जस्ट मैंने अभी मैप बनाया तो यहाँ पे इंडिया होगा, यहाँ पे अंडमान, और ये वाला एरिया ऐसे है, ठीक है ना। ये सुंडालैंड है, तो यहाँ पे भी हॉटस्पॉट है, सॉरी। और जो फोर्थ है, इसको अगर हम देखें तो सुंडालैंड इंक्लूड्स निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। ये सारी कंट्रीज़ जो है वो सुंडालैंड के अंदर आती हैं। एंड देन वेस्टर्न घाट्स एक फोर्थ इसका जो पार्ट है, हमारा फोर्थ जो हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर, वो है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका तो हमारे अंदर आता नहीं है, वो श्रीलंका का श्रीलंका के अंदर जाएगा। और वेस्टर्न घाट जो है हमारे पास, ये भी बस फिर हॉटस्पॉट है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो कि आप चाहे तो इसको ध्यान रख सकते हैं कि अलग अलग हॉटस्पॉट्स में कौन सी स्पीशीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि या तो थ्रेटेंड है या फिर उनकी लाइफ को थ्रेट है। तो ये थी इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ये आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ इसको कमेंट में डालें, आई विल आंसर देम, और हम चाहेंगे, ट्राई करेंगे कि उसको आंसर किया जाए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।